तो चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, आज का हमारा टॉपिक है JNV मॉडल पेपर सेट एक्स के हिंदी अनुच्छेद पर आधारित ऑनलाइन क्लास। और आप लोग इस पेपर को चूँकि टेस्ट के रूप में दे चुके हैं, तो आज पता चलेगा कि उसका सही उत्तर क्या है और वो सही उत्तर क्यों। क्योंकि कौन सा उत्तर है ये जानना काफ़ी नहीं है, अगर वो उत्तर सही है तो क्यों सही है, बाकी 3 ऑप्शन क्यों गलत हुए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहला अनुच्छेद। तो ये आ गया हमारे पास सबसे पहला अनुच्छेद। तो पहला अनुच्छेद पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार जंगल में एक शिकारी शिकार की तलाश में घूम रहा था। शिकारी को थोड़ी दूर हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। उसने अपने जहर वाले बाण से एक हिरण पर निशाना साधा और बाण चला दिया। शिकारी का निशाना चूक गया, जिससे हिरण तो बच गया, लेकिन जहर वाला बाण एक बड़े पेड़ के तने में जा लगा। बाण में इतना अधिक जहर था कि उसके असर से कुछ ही दिनों में पेड़ की सारी पत्तियां झड़ने लगीं और पेड़ सूख गया। उस पेड़ पर एक तोता बचपन से रहता था। तोते का जन्म भी इसी पेड़ पर हुआ था। तोते को इस पेड़ से बहुत अधिक लगाव था। पेड़ के सूखने पर भी तोता उसे छोड़कर किसी दूसरे पेड़ पर नहीं गया। सूख जाने के कारण इस पेड़ में बहुत अधिक गर्मी रहने लगी थी तथा खाने के लिए फल भी नहीं थे। इस वजह से पेड़ के साथ साथ तोता भी सूखने लगा। इतने कष्ट सहने पर भी तोता अपने प्रिय पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं गया। तो इस तरह बच्चों हमारा यह अनुच्छेद पढ़ने का जो काम था वो समाप्त हुआ। अब आते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, पेड़ के सूखने का कारण क्या था। तो पेड़ के सूखने का कारण था बच्चों, पेड़ जहर वाला बाण लगना। क्योंकि अभी आप लोग सुने हो कि वो जहर वाला जो बाण था कहाँ लग गया, वो पेड़ से जाके लग गया। ठीक है, जो अब इतना अधिक जहर था कि वो उसके सारे पत्तियां उस झड़ गई, ऐसा लिखा है ना। देखो, बाण में इतना अधिक जहर था कि उसके असर से कुछ ही दिनों में पेड़ की सारी पत्तियां झड़ने लगी, लिखा है। तो बस इसी कारण से वो झड़ा है। तो ये अगर आप लोग अच्छे ढंग से पढ़े रहोगे, जैसे मैंने अभी पढ़ के बताया तुम लोगों को, पढ़ने का एक सही तरीका होता है, कहाँ विराम चिन्ह है कहाँ नहीं है। तो विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर सही भाव से पढ़ोगे, एक ही बार में समझ में आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब यहाँ बता रहा हूँ मैं कि वास्तव में ये आप 3 जो और ऑप्शन हैं उसके बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि तुम लोग जब ये प्रश्न हल करोगे तो चारों ऑप्शन तो पढ़ोगे ना। तो देखो, पहला क्या लिखा है, पेड़ की उम्र अधिक होना। तो पेड़ की उम्र अधिक होने के कारण पत्ते नहीं झड़े थे, तो कहानी में आया है। जलवायु परिवर्तन के बारे में इसमें बताया ही नहीं है। अब पेड़ पर कीड़े लग जाना, इसके बारे में भी कहीं पर नहीं लिखा है। तो ये तीनों ऑप्शन में जो दिया हुआ है इसके बारे में कहीं नहीं लिखा है पूरा अनुच्छेद में। तो उत्तर नहीं हो सकता है जहर वाला बाण लगना, ये सही उत्तर। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, शिकारी का बाण खाली स्थान जाकर लगा। तो भाई जा रहे हो, शिकारी का बाण कहाँ जाकर लगा, पेड़ के तने में। कहाँ जाकर लगा, पेड़ के तने में। लिखा हुआ है यहाँ देखो, एक बड़े पेड़ के तने में जा लगा, लिखा है ना यहाँ तने में। तो यही इसका उत्तर होगा। और एक बड़े पत्थर पर, ऐसा तो लिखा ही नहीं है, जमीन पर लिखा ही नहीं, एक हिरन में। तो हिरन को तो मार रहा था लेकिन वो
निशाना चूक गया उस। ठीक, तो इसका सही उत्तर पेड़ के तने में। तो ये अगला प्रश्न को देख लेते। तोते ने सूखते पेड़ को क्यों नहीं छोड़ा? तो उसे कहीं और जगह नहीं मिला, ये गलत है। उसे पेड़ से बहुत लगाव था, यही बच्चों इसका सही उत्तर है। भाई उससे पेड़ से बहुत लगाव था, अनुच्छेद में दिया हुआ है। कहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ लिखा है। तोते को इस पेड़ से बहुत लगाव था, इसीलिए उसने क्या किया, सूखते पेड़ को भी नहीं छोड़ा। वह उड़ नहीं सकता था, लिखा है, ऐसा कहीं पर भी अनुच्छेद में नहीं आया है। वह भयभीत था, यह भी नहीं आया है। तो आप लोग अनुच्छेद जब हल करते हो ना, तो एक चीज का ध्यान रखना, ऑप्शन में कुछ वाक्य ऐसे दिए रहते हैं, कुछ ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं जिसके बारे में अनुच्छेद में चर्चा ही नहीं हुआ रहता है, यानी उसके बारे में बताया ही नहीं गया रहता। तो ऐसे ऑप्शन कभी भी उत्तर नहीं हो सकते, इस बात का ध्यान रखें। ठीक, तो उसी आधार पे ये जो तीन ऑप्शन है वो गलत हो गए। इसके बारे में चर्चा हुआ है कि उससे पेड़ से बहुत लगाव था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तलाश का अर्थ वही है जो खाली स्थान है। तो खाली स्थान में चार ऑप्शन में से क्या आएंगे, उसको हमको रख रख के सोचना है। तो तलाश का अर्थ वही है जो पता लगाना, तो यही इसका सही उत्तर बच्चों। तलाश करना माने क्या होता है, पता लगाना। कोई गुम गया है तो तलाशते हैं, कोई कहीं कहीं चला गया है तो उसको उसकी तलाश की जाती है, पता लगाया जाता है। तो यही इसका सही उत्तर है। बाकी ऑप्शन को आप उसकी जगह में रख के देखो तो गलत लगेगा। तलाश का अर्थ वही है जो उपलब्धि का है, तो तलाश का अर्थ उपलब्धि नहीं होता, छुपाना नहीं होता, खोना नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है। तलाश करने में पता लगाना, ढूंढना, खोजना, ये उसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लगाव शब्द खाली स्थान का विलोमार्थक, विलोमार्थक माने उल्टा अर्थ। तो देखो लगाव का अर्थ होता है बच्चों प्यार, लगाव का अर्थ प्यार होता है, अपनापन होता है, जुड़ाव होता है। लेकिन यहाँ विलोमार्थक पूछा है तो उत्तर होगा घृणा। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा है, उसे पेड़ से बहुत लगाव था, तोते को इस पेड़ से बहुत लगाव था। लगाव था माने क्या हुआ, यहाँ प्रेम था, प्यार था। ठीक, तो विलोमार्थक पूछा है, विपरीतार्थक उल्टा अर्थ वाला, तो लगाव माने प्रेम, तो प्रेम का उल्टा घृणा होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है बच्चों। ठीक, तो इस तरह से ये जो पहला अनुच्छेद है इसका हमारा प्रश्न उत्तरी यहीं पर समाप्त होता है। चलो ध्यान दो, अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं। 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर मारे गए। मौत भी इतनी बुरी कि कोई सोच नहीं सकता। न हवा में सांस ले सकते थे, न जमीन पर दौड़ सकते थे। 100 करोड़ परमाणु बमों के बराबर ताकत वाला विस्फोट हुआ था, क्योंकि अंतरिक्ष से गिरे एस्टेरॉयड ने यह धमाका किया था। आसमान राख और धुएं से काला हो गया था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक गई थी। पौधे मर गए, खाद्य श्रृंखला भी बिगड़ गई। उस भयानक हादसे में धरती से 90% जीव जंतुओं की आबादी खत्म हो गई थी। कुछ पक्षी ही बचे थे, लेकिन उसी विपत्ति की वजह से इंसान विकसित हुए। पर डायनासोर मारे गए। इंसान प्रोटो प्राइमेट से होते हुए प्राइमेट और फिर निएंडरथल और न जाने कैसे कैसे वानरों से विकसित हुए। अब पूरी धरती पर सबसे ज्यादा इंसानों जैसे स्तनधारी जीव मिलते हैं। तो इस तरह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से भरा यह अनुच्छेद समाप्त हुआ। चलिए आते हैं इसके प्रश्नोत्तरी में। डायनासोरों के मरने का कारण था ज्वालामुखी का फटना। बच्चों ज्वालामुखी फटने के बारे में इस अनुच्छेद में कहीं भी नहीं लिखा है, तो उत्तर नहीं हो सकता। जंगलों में आग लगना, तो जंगलों में आग लगने के बारे में कहीं भी नहीं आया। परमाणु बमों का फटना, यह भी नहीं आया। तो एस्टेरॉयड का धरती से टकराना, यही सही उत्तर है, ऑप्शन डी। ठीक,
परमाणु बमों का फटना में कंफ्यूजन मत होना, यहाँ ये लिखा है कि 100 करोड़ परमाणु बमों के ताकत के बराबर वाला विस्फोट हुआ। कब हुआ? जब वो एस्टेरॉयड एस्टेरॉयड धरती से टकराया तब। ठीक, अंतरिक्ष से गिरे एस्टेरॉयड के धमाका से 100 करोड़ परमाणु बमों के बराबर विस्फोट हुआ था। तो ये है इसका उत्तर। अगला देखें, इंसान किस वर्ग के जीवों में विकसित हुए? तो इस इंसान किस वर्ग के जीवों से विकसित हुए? तो देखो शुरू में लिखा है, क्या लिखा है? प्रोटोप्राइमेट। इंसान प्रोटोप्राइमेट से होते हुए प्राइमेट, फिर निएंडरथल, और न जाने कैसे कैसे वानरों से विकसित हुए। तो शुरू कहां से हुआ था? तो प्रोटोप्राइमेट से। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। इंसेक्ट्स लिखा है, शुरू ऑप्शन को देखो, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स माने होता है बच्चों कीड़े। क्या होता है? कीड़े। तो ये शब्द ही इस अनुच्छेद में नहीं आया है। अब मैंने तुम लोगों को शुरू से बता दिया है, जो शब्द अनुच्छेद में नहीं आए हो वो उत्तर नहीं हो सकता। तो इंसेक्ट्स इंग्लिश वर्ड है, इसका अर्थ होता है कीड़े। इंसेक्ट माने कीड़ा होता है, इंसेक्ट्स माने कीड़े, बहुवचन शब्द है। तो ये नहीं हो सकता। फिशेस लिखा है, इंग्लिश में फिशेस यानी क्या होता है? मछलियां। इसके बारे में भी अनुच्छेद में नहीं दिया गया है। फिर रेप्टाइलियंस, रेप्टेलियंस लिखा है। रेप्टेलियंस बच्चों ऐसे जीवों को बोलते हैं जो रेंगने वाले होते हैं। रेंगने वाले जैसे सांप, बिच्छू, ठीक है, घोंघा, ये मगरमच्छ, कछुआ, जिनको जो चलते समय जिनका पेट जमीन से सटा रहता है, ऐसे जीवों को बोलते हैं रेंगने वाले जीव, और इंग्लिश में रेप्टेलियंस बोलते हैं। ये विज्ञान का एक शब्द है रेप्टेलियंस। तो ये सब तो आया ही नहीं है ना भाई। कौन सा शब्द आया है? केवल ये प्रोटोप्राइमेट्स। तो यही इसका आंसर है। ठीक, कैसे ढूंढते हैं? पहली बात तो अगर तुम अनुच्छेद पढ़े रहोगे तो कौन कौन सा शब्द नहीं आया है याद रहेगा तो काट सकते हो उस ऑप्शन में। और ये प्रोटोप्राइमेट्स यहाँ पर देखो स्पष्ट लिखा है, तो वहां जाकर देख लो कि इंसान प्रोटोप्राइमेट्स से होते हुए प्राइमेट और निएंडरथल और न जाने कैसे कैसे बानरों से विकसित हुए। तो यही शब्द आया है, बाकी शब्द तो इसका आया नहीं। यही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, विपत्ति खाली स्थान का अर्थ नहीं है कह रहा है। सबसे ज्यादा गलती होता है बच्चों नहीं है वाला प्रश्न को हल करते समय। तो विपत्ति खाली स्थान का अर्थ नहीं है, तो किसका अर्थ विपत्ति नहीं होता वो ढूंढना है। तो मुसीबत, मुसीबत माने विपत्ति होता है। संकट माने विपत्ति होता है। संकट माने विपत्ति होता है। आपत्ति माने विपत्ति होता है। तो क्या हुआ? शांति। शांति का अर्थ विपत्ति नहीं होता। जब विपत्ति आता है ना तो लोगों में शांति नहीं बना रहता, बल्कि हड़बड़ाहट आ जाता है, शोरगुल होना शुरू हो जाता है। तो ये शांति शब्द बच्चों विपत्ति का अर्थ नहीं होता। ठीक, तो ध्यान रखना, जिस भी प्रश्न में नहीं है शब्द आ जाए, समझ जाओ उसका वो उल्टा यानी विलोमार्थक शब्द पूछ रहा है। तो विपत्ति का उल्टा ये शांति हुआ। अगला देखें, अंतरिक्ष से गिरे एस्टेरॉयड के कारण कौन सी घटना नहीं हुई? अगर आप लोग पूरा अनुच्छेद ढंग से पढ़े रहोगे समझते हुए तो आसानी से उत्तर दे सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक गई। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक गई। उसके बाद क्या लिखा है? इंसान विकसित नहीं हुए। तो देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक गई लिखा हुआ है, देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक गई तो ये हुई थी। अब हमको क्या ढूंढना है? जो नहीं हुई थी। तो ये तो हुई थी तो उत्तर नहीं हो सकता। इंसान विकसित नहीं हुए, तो इंसान विकसित हुए करके लिखा है देखो आप अनुच्छेद में, तो यही नहीं हुआ। तो ये वाला आंसर होगा। कौन सा? इंसान विकसित नहीं हुए। तो नहीं हुए का उल्टा हुआ था। क्या हुआ था? तो इसका उल्टा है ना गलत। यही आंसर है। खाद्य श्रृंखला प्रभावित हुई थी, तो जो हुआ था वो आंसर नहीं होगा, जो नहीं हुआ था वो होगा। तो खाद्य श्रृंखला बिगड़ गई थी माने प्रभावित हुई थी, तो ये तो हुआ था।
डायनासोरों का अंत हो गया, तो ये भी हुआ था। तो क्या नहीं हुआ था? इंसान विकसित नहीं हुए, ये वो नहीं हुआ था, जबकि इंसान विकसित हुए थे। तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए देखें, 70 भयानक खाली स्थान का विलोम शब्द नहीं है। अब फिर नहीं है शब्द आगे, तो जो विलोम शब्द नहीं है उसको ढूंढना है। तो मधुर, यही भयानक का विलोम शब्द नहीं है। भयानक माने मधुर नहीं होता, ठीक है, भयानक माने मधुर नहीं होता, और मनोहर भी नहीं होता, खूबसूरत भी नहीं होता, और डरावना होता है। क्या पूछा है? भयानक खाली स्थान का विलोम शब्द नहीं है लिखा है। तो किसका विलोम शब्द नहीं है भाई? ये मनोहर का, सॉरी डरावना का, डरावना उल्टा का डाला था मैं। तो ये भयानक का, ये डरावना शब्द समानार्थी शब्द है, ठीक है जी। डरावना शब्द मैंने बोला था ना, नहीं वाला में थोड़ा कंफ्यूजन और एक डर रहता है। तो भयानक शब्द का ये क्या है? डरावना समानार्थी शब्द है, विलोम शब्द नहीं है। तो यही पूछा है, विलोम शब्द नहीं है उसको ढूंढना है। तो ये डरावना विलोम भयानक का समानार्थी है, विलोम नहीं है। तो विलोम नहीं है, तो यही उत्तर होगा डरावना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अब बाकी भयानक, मधुर, खूबसूरत, मनोहर तो विलोम शब्द है। तो विलोम शब्द है उसको नहीं पूछा, विलोम शब्द नहीं है, तो डरावना इसका विलोम शब्द नहीं है, क्योंकि इसका समानार्थी शब्द है। ठीक, तो इस तरह बच्चों ये इस अनुच्छेद का 5 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ये प्रश्न आया है प्रकाश संश्लेषण, तुमने संश्लेषण पूछा था, लेकिन ये दो शब्दों, ये दोनों शब्द का एक ही अर्थ है, माने दोनों शब्द जुड़े हैं कह सकते हैं। संश्लेषण का अलग अर्थ भी होता है, दोनों बता देंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, प्रकाश संश्लेषण का यहाँ अर्थ क्या होता है। देखो बच्चों, जब ना जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं और जड़ से पानी प्राप्त करते हैं। तो जड़ से जो पानी है और जो पोषक तत्व है, ये पत्ती में आता है। अब पत्ती में सूर्य का प्रकाश आता है, क्या आता है? सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश और जड़ से लिए गए पानी और पोषक तत्वों को क्लोरोफिल नाम का एक, समझो इसमें एक कण होता है, उसी में ये प्रकाश और ये जमीन से लाए गए जड़ और जल और पोषक तत्वों से मिला करके ये भोजन बनाता है, अपना भोजन बनाता है। कौन बनाता है? ये पत्ती। तो यहीं पर प्रकाश से भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, सूर्य के प्रकाश और जमीन से लिए गए पानी और पोषक तत्वों को मिलाकर के भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, जो पत्ती के अंदर होता है हर पेड़ पौधे में, यही कहलाता है बच्चों प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण का अर्थ होता है बच्चों, जो चीज अलग अलग है, कई चीज अलग अलग है, उनको मिलाकर एक वस्तु बना देना, संश्लेषण कहलाता है। मान लो कोई गाड़ी, खिलौना है, वो 4 टुकड़ों में बटा हुआ है, तुमने उन चारों टुकड़ों को जोड़ करके एक गाड़ी बना दिया, तो तुमने वहां संश्लेषण किया। अगर मैं गाड़ी को, एक गाड़ी है और उस गाड़ी को तोड़ के 4 हिस्से में बांट दिया या 5 हिस्से में बांट दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, चक्के को अलग कर दिया, बॉडी को अलग कर दिया, स्टीयरिंग को अलग कर दिया, तो वहां पर मैं विश्लेषण कर रहा हूं। संश्लेषण का विलोम होता है विश्लेषण, ठीक। तो विश्लेषण माने कोई एक वस्तु है, उसके अलग अलग अंग को, अलग अलग पार्ट को अलग कर देना, विश्लेषण कहलाता है। गुणों के आधार पे अलग अलग कर देना और अलग अलग पार्ट को जोड़कर एक बना देना, वो कहलाता है संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में यही होता है बच्चों, सूर्य से आता है प्रकाश, यानी जो पत्ती है वो सूर्य से प्रकाश लेती है और जड़ से पानी और पोषक तत्व लेती है और उन सब चीजों को मिला करके भोजन बना देती है, ठीक। अब फिर वही भोजन पेड़ पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम एक नली होता है इसमें, ठीक।
ये है प्रकाश संश्लेषण। चलिए अगला अनुच्छेद पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। काला पानी की सजा बीते जमाने की एक ऐसी सजा थी जिसके नाम से कैदी कांपने लगते थे। दरअसल यह एक जेल थी जिसे सेल्यूलर जेल के नाम से जाना जाता था। आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई। इसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाया गया था, जो कि भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यु। यानी काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के स्थान से है, जहां से कोई वापस नहीं आता। हालांकि अंग्रेजों ने इसे सेल्यूलर नाम दिया। तो इस तरह बच्चों अनुच्छेद वाचन यानी अनुच्छेद पढ़ने का काम समाप्त। अब आते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न लिखा है, देखो, सेल्यूलर जेल खाली स्थान में स्थित है। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, पोर्ट ब्लेयर। तो बताने की जरूरत ही नहीं है। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एक बार भी इस अनुच्छेद में कहीं नहीं लिखा है और स्पष्ट रूप से लिखा है क्या, यह निकोबार यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी है। एक पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। हमको क्या शब्द नहीं आया है उसको गलत कर देना है और जो ऑप्शन लग रहा है, जो शब्द आया है इसको, उस लाइन को एक बार जरूर पढ़ लेना। तो यहाँ देखो पोर्ट ब्लेयर यहाँ लिखा है तो आगे पीछे को पढ़ लो। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी है, तो यही इसका सही उत्तर है। अगला देखें, काला पानी का अर्थ नहीं है। नहीं है, देखो मैंने बोला ना नहीं है वाला को ध्यान देना। रहने की सुखद जगह, तो रहने की सुखद जगह काला पानी का अर्थ नहीं है, यही इसका आंसर है। क्योंकि मृत्यु का स्थान यहाँ लिखा हुआ है, देखो मृत्यु का स्थान काला पानी का अर्थ, काला पानी शब्द का अर्थ क्या होता है, मृत्यु का स्थान। तो ये तो काला पानी का अर्थ हुआ। जहां से लौटने की कोई उम्मीद नहीं, तो ये भी माना गया है। ठीक है, जहां से लौटने की कोई उम्मीद नहीं उस जगह को काला पानी। कैद रखने की जगह, ये भी काला पानी का अर्थ है। तो काला पानी का अर्थ क्या नहीं है, रहने की सुखद जगह। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर है। सुखद जगह का मतलब होता है बच्चों जो सुख देने वाली हो। सुखद का अर्थ क्या होता है, सुख देने वाली। तो जिससे हमको सुख मिलता है वो सुखद है। ठीक, तो ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब देखें अगला प्रश्न, देखें सेल्यूलर जेल में किसे कैद रखा जाता था। सामान्य अपराधियों को, ऐसा अनुच्छेद में कहीं नहीं लिखा है। स्वतंत्रता सेनानियों को, ये लिखा है। देखो यहाँ अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाया गया था। तो पढ़ लिया करें अनुच्छेद को, उसके बाद ही सही उत्तर तक पहुंचना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी स्वतंत्रता सेनानियों को रखने के लिए वो जो सेल्यूलर जेल था जिसे काला पानी की सजा करते थे वो बनाया गया था। ठीक, तो अंग्रेजी सैनिकों को ऐसा तो आया ही नहीं है, विदेशी नागरिकों को ये शब्द आया ही नहीं है, तो कभी उत्तर हो ही नहीं सकता। चलिए 74 नंबर का प्रश्न देखें। आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। वाक्य में खाली स्थान काल है, तो आज भी लोग इसी नाम से जानते हैं। आज शब्द का प्रयोग हमेशा बच्चों वर्तमान काल के लिए होता है, तो वो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। तो आज शब्द का मतलब क्या होता है, वर्तमान। आज वर्तमान है, कल तो बीता हुआ कल भूतकाल है, आने वाला कल भविष्य काल। ठीक, अगला देखो 75 पोर्ट ब्लेयर शब्द खाली स्थान है। तो पोर्ट ब्लेयर जो शब्द है वो क्या है बच्चों, संज्ञा है। क्यों संज्ञा है, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी है। क्या है, राजधानी का नाम है। जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है,
भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो ये सब जगह का नाम है, स्थान का नाम है। स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक, स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोला जाता है। इसका पोर्ट ब्लेयर चूंकि एक स्थान का नाम है इसलिए संज्ञा होगा। कोई क्रिया यानी काम, जब किसी शब्द से कोई कार्य होने का भाव व्यक्त होता है, कोई कार्य हो रहा है करके पता चलता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ना से पता चल रहा है मैं क्या काम कर रहा हूँ। पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना शब्द से पता चला कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ पढ़ाने। तो ऐसा शब्द जिससे कुछ काम करने या होने का भाव होता है वो क्रिया शब्द होता है। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ बताए कि वो कैसा है, कितना है, ठीक है, किस तरह का है, तो वो विशेषण शब्द होता है। किसके बारे में बताता है? संज्ञा या सर्वनाम के बारे में। वो किस तरह का है, कैसा है, कितना है, इसके ऐसा बताए तो विशेषण शब्द होता है। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के बदले में लिखा जाता है, संज्ञा के स्थान पे लिखा जाता है, तो वो सर्वनाम है। ठीक, चलिए बच्चों, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद क्रमांक तीसरा। चलिए बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास का यह अंतिम अनुच्छेद है। अनुच्छेद मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप लोगों को सुनना है, ठीक है। आजाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। वे दर्शन शास्त्र का भी बहुत ज्ञान रखते थे। उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र में पश्चिमी सोच की शुरुआत की थी। राधाकृष्णन प्रसिद्ध शिक्षक भी थे। यही वजह है उनकी याद में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 20वीं सदी के विद्वानों में उनका नाम सबसे ऊपर है। वे पश्चिमी सभ्यता से अलग हिंदुत्व को देश में फैलाना चाहते थे। राधा कृष्णन जी ने हिंदू धर्म को भारत और पश्चिम दोनों में फैलाने का प्रयास किया। वे दोनों सभ्यता को मिलाना चाहते थे। उनका मानना था कि शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश को बनाने और आगे ले जाने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो ये बच्चों, आप लोग हर साल शिक्षक दिवस मनाते हो, तो किनका मनाते हैं? वो किसका जन्मदिन है? किनका जन्मदिन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी का जन्मदिन है। उन्हीं के जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए, उनके बारे में आज बहुत सारा जानकारी आपको मिला। पहला प्रश्न लेते हैं इसी पर आधारित। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के खाली स्थान राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति थे, द्वितीय राष्ट्रपति थे, तृतीय या चतुर्थ? तो यहाँ देखो लिखा स्पष्ट, अनुच्छेद को पढ़े बिना जवाब कभी मत देना आप उत्तर देते समय। दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर। पहले क्या थे? वो उपराष्ट्रपति थे। जब हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे पहले राष्ट्रपति बना था बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। और उस समय ये जो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी हैं ये उपराष्ट्रपति बने थे। फिर जब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्यागपत्र मतलब राष्ट्रपति पद से निकले तो उसके बाद दूसरे नंबर का राष्ट्रपति बना हमारे देश का ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। अब प्रथम कौन थे कोई पूछेगा तो बताना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रथम राष्ट्रपति थे हमारा देश जब आजाद हुआ उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने देश आजाद हुआ। तो पहले उपराष्ट्रपति थे जबकि दूसरे नंबर का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखें बच्चों, राधा कृष्णन एक खाली स्थान। अब ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन लग सकता है कुछ बच्चों को। तो राधा कृष्णन क्या क्या थे? ऑप्शन में जाएंगे तो उत्तर मिल जाता। कैसे? दार्शनिक, एक शब्द आया है दार्शनिक थे, लेखक थे, अर्थशास्त्री थे, वैज्ञानिक थे। अब इसमें वैज्ञानिक थे कहीं पर नहीं आया, लेखक कहीं पर नहीं आया, अर्थशास्त्री कहीं पर नहीं आया, लेकिन एक शब्द आया है देखो, वे दर्शन शास्त्र का भी बहुत ज्ञान रखते थे। ये शब्द आया है। और किसी भी विषय का जो ज्ञान रखता है बहुत ज्यादा वो
उसका वैज्ञानिक कहलाता, माने दर्शन शास्त्री। दर्शन शास्त्र का जो बहुत ज्यादा ज्ञान रखता है वो क्या कहलाएगा? दर्शन शास्त्री। जैसे विज्ञान के बारे में बहुत सारा ज्ञान रखता है तो वो कहलाता है वैज्ञानिक। ठीक। अर्थशास्त्र के बारे में बहुत सारा ज्ञान रखता है तो वो कहलाता है अर्थशास्त्री। राजनीति विज्ञान के बारे में बहुत सारा ज्ञान रखता है तो वो राजनीतिज्ञ। ठीक है, या राजनीति शास्त्री। राजनीतिक शास्त्री हो जाएगा, राजनीतिक शास्त्री ज्ञान रखने वाला। उसी तरह बच्चों वे, ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, वे दर्शन शास्त्र के बहुत सारा ज्ञान रखते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि राधा कृष्णन एक क्या थे? दार्शनिक थे। दर्शन शास्त्री भी बोलते हैं, दार्शनिक भी बोलते हैं उनको, जो लोग दर्शन शास्त्र के बारे में ज्ञान रखते हैं। ठीक। तो इस आधार पे यही उत्तर है इसका। बाकी तीन के बारे में देखना, चर्चा भी नहीं हुआ है इसमें, तो वो उत्तर नहीं हो सकता। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार देश को बनाने में खाली स्थान का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो यहाँ लिखा है, देखो स्पष्ट रूप से, कि शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा होना चाहिए क्योंकि देश को बनाने और आगे ले जाने में उनका सबसे बड़ा योगदान। तो किसका होगा? शिक्षकों का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। क्योंकि इसमें जो लिखा है उसके आधार पर उत्तर देना है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, उनका मानना था कि शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा होना चाहिए क्योंकि देश को बनाने और आगे ले जाने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो ये इसका उत्तर होगा बच्चों, शिक्षकों का। सैनिकों के बारे में चर्चा हुआ ही नहीं है पाठ में, वैज्ञानिकों के बारे में, नेताओं के बारे में चर्चा नहीं हुआ है, तो ये तीनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखने से पहले ये थोड़ा हम मिटा देता हूँ। चलो देखते। शुरुआत का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक शब्द देखो, समापन, ये शुरुआत का विपरीत है, उल्टा। भाई कोई चीज शुरुआत होता है, लास्ट में समापन होता है, तो यही विपरीतार्थक शब्द है। आरंभ करना माने शुरुआत करना ही होता है। शिलान्यास, शिलान्यास करने का मतलब ही शुरुआत करना होता है। उदय यानी शुरुआत ही होता है। चलिए ये तीनों शब्दों के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। आरंभ, जैसे कोई कार्यक्रम शुरू होता है तो उसको आरंभ किया जाए बोलते हैं। कोई भी कार्यक्रम पहले से शेड्यूल में है, तय है, निश्चित है, इस तरह से कार्यक्रम होना है, तो उस कार्यक्रम का आरंभ किया जाता है यानी शुरुआत किया जाता है। तो इसका समानार्थी शब्द हो गया शिलान्यास। जब हम घर बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग या भवन बनाते हैं, तो सबसे पहले नीचे में जो पत्थर डाला जाता है, पहला पत्थर, फिर उस दिन पूजा पाठ किया जाता है, पहला पत्थर डालते हैं तो वो कहलाता है शिलान्यास। और शिलान्यास जैसे हुआ, फिर उसी के ऊपर से घर बनाना, घर बनाने की शुरुआत होता है, आरंभ होता है। ठीक है, तो शुरुआत, तो शिलान्यास भी किसका शुरुआत है? घर बनाने की शुरुआत है। ये भी शुरुआत का समानार्थी शब्द हुआ। उदय, जब सूर्य उदय होता है तो किसका शुरुआत होता है? दिन की शुरुआत माना जाता है। जैसे अभी सूर्य उदय हो रहा है तो किसका शुरुआत हो रहा है? दिन का शुरुआत हो रहा है। जब चंद्रमा उदय होता है रात को तो रात का शुरुआत होता है। या कहें सूर्य का अस्त होना, सूर्य के अस्त होने से रात की शुरुआत होती है और सूर्य के उदय होने से दिन का शुरुआत होता है। तो उदय होना भी शुरुआत को दर्शाता है। इस तरह समापन इसका विलोम शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, प्रयास का पर्याय खाली स्थान है। तो प्रयास करना, कोशिश करना। ठीक है, तो पर्याय पूछा है तो प्रयास माने क्या होता है? कोशिश करना। प्रयास माने कोशिश करना, इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्रयास करने को ट्राई करना। तो प्रयास का पर्याय मतलब शब्दार्थ पूछता है, कोशिश करना है। ठीक है, निष्क्रियता, आलस्य, हार मानना, ये सब नहीं। प्रयास का अर्थ हो गया कोशिश करना। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा अंतिम अनुच्छेद यहीं पर समाप्त होता है। इस अनुच्छेद में आए किसी भी प्रश्न के बारे में, किसी भी शब्द के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। तुम लोग सब शिक्षक दिवस मनाते हो? मनाते हो ना? यस सर। तो आज से जब हाँ शिक्षक दिवस मनाओगे तो ये जानकारी जरूर अपने स्कूल में साझा करना। क्या क्या जानकारी? देखो, पहली बात, हम जिनका
जन्म दिवस मना रहे हैं वो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर राधा कृष्णन जी के बारे में तीन चार चीजें उसको हमेशा याद रखो। पहला चीज, वो हमारे आजाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, पहला उपराष्ट्रपति थे भारत के। और दूसरा राष्ट्रपति थे, जब प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो एक अच्छे शिक्षक भी थे, लिखा है ना राधा कृष्णन प्रसिद्ध शिक्षक भी थे, वे कॉलेज में पढ़ाते थे। ठीक है, इससे संबंधित एक छोटा सा कहानी है बच्चों। जब वो राष्ट्रपति बने और वो जिस कॉलेज में पढ़ाते थे वहां वो एक दिन अतिथि के रूप में उनको आमंत्रित किया गया, राष्ट्रपति बने तो वहां के जो विद्यार्थी थे उन लोगों ने उनसे पूछा कि आपके जन्म दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं, तो आपका जब जन्म दिवस मनाएंगे तो हम आपको किस रूप में याद करेंगे? क्यों? क्योंकि आपने हमको पढ़ाया है तो आप हमारे शिक्षक भी हो, आपने हमको पढ़ाया है तो आप हमारे शिक्षक भी हो, हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति भी हो, और अभी वर्तमान में आप देश के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर सुशोभित हैं। तो आप के नाम के आगे तीन पद आ गए, पहला आप उपराष्ट्रपति भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे और हमारे गुरु भी रहे। तो हम आपका जब जन्म दिवस मनाएंगे तो आपको किस रूप में याद करेंगे? तब राधा कृष्णन जी ने कहा था कि आप लोग मुझे शिक्षक के रूप में याद रखना। किस रूप में याद रखना? शिक्षक के रूप में याद रखना। तभी से बच्चों उनका जो जन्म दिवस है 5 सितंबर हमेशा हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। जबकि वो राष्ट्रपति भी थे, उपराष्ट्रपति भी थे और दर्शन शास्त्र के अच्छा ज्ञाता होने के कारण एक दार्शनिक भी। तो इसीलिए उनको, हाँ, वे अच्छा दार्शनिक भी थे, लेकिन उसने कहा कि मेरे जन्म दिवस पर मुझे एक शिक्षक के रूप में याद किया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक, चलिए बच्चों, आज का ऑनलाइन क्लास यहीं पर विराम देते हैं और